बैठिए। देखो, कल हमने सीखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। इसके अलावा लॉग के इक्विलिब्रियम और ई नॉट सेल में एक रिलेशन सीखा था कि अगर हम लॉग के इक्विलिब्रियम निकालें तो इक्वल टू क्या होगा, एन अपॉन 0.059 इंटू ई नॉट सेल। अब इसके अलावा हमें कभी कभी पूछा जाता है कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी क्या है। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द सेल कितना होता है। तो सिंपल, किसी भी सिस्टम की अगर एफिशिएंसी निकालना होता है तो हमें सिंपल एक फॉर्मूला लगाना होगा, उसका आउटपुट अपॉन इनपुट। तो सेल की अगर हम आउटपुट की बात करें तो सेल का आउटपुट क्या है, उसका जो वर्क डन है, जो भी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, दैट इज डेल्टा जी अपॉन उसका इनपुट कितना होगा, डेल्टा एच। तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच कर दोगे तो मिल जाएगा एफिशिएंसी, इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमसे पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैनिपुलेशन ऑफ ई नॉट सेल या ई नॉट। ये थोड़ा सा आजकल देखते हो कि क्वेश्चंस पे ज्यादा पूछे जाने लगा है, इसको ध्यान से थोड़ा समझना है क्योंकि कभी कभी इसमें हमें कंफ्यूजन जरूर क्रिएट हो जाता है। देखो, अगर हमें किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल निकालना है, खासकर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है, तो हम सिंपली ये जानते हैं कि उस सेल के लिए हमें कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करना होगा, माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। लेकिन वो तब काम करेगा जब आप दो हाफ सेल को ऐड करके एक फुल सेल बनाते हो। दो हाफ सेल को ऐड करके एक फुल सेल, व्हाट डू यू मीन बाय फुल सेल, एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। लेकिन अगर हम दो हाफ सेल को ऐड करके तीसरा थर्ड हाफ सेल ही बनाते हैं तो तीसरे जो थर्ड हाफ सेल हमने बनाया है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस एनोड करने से नहीं निकलेगा। तो उसके लिए अलग से हमें एक रूल लगाना पड़ेगा, अलग से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखो, इसमें पहला केस जैसे मैंने समझाया कि व्हेन टू हाफ सेल आर एडेड टू फॉर्म अ फुल सेल, टू फॉर्म अ फुल सेल। फुल सेल का मतलब जिसमें पूरा रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो इस कंडीशन में जो ई नॉट सेल निकालना है, पूरे सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसमें सिंपली क्या करोगे बेटा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो आप फिजिबिलिटी का ध्यान रखते हुए एक फुल सेल बना सकते हैं जिसमें एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड करना है। नो डाउट, जो कैथोड पे होगा उसका एसआरपी क्या रखना है, ज्यादा, जो एनोड पे होगा उसका एसआरपी क्या रखना है, कम। तो आपको मिल जाएगा ई नॉट सेल। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, बोला जाए इफ ई नॉट ऑफ SN2 प्लस 2SN इज माइनस 0.14 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस या जिंक से जिंक 2 प्लस इज 0.76 वोल्ट, देन फाइंड आउट ई नॉट सेल। ये क्वेश्चन है। तो यहां पे जो आपको दे रखा है एक हाफ सेल का ई नॉट दे रखा है, यहां भी दूसरे में भी एक हाफ सेल का क्या दे रखा है, ई नॉट सेल, और हमें ई नॉट दे रखा है और हमें इस पूरे सेल का ई नॉट निकालना है। यहां पे रिएक्शन लिख के नहीं दिया है। अगर रिएक्शन मान लो लिख के दिया गया हो, अगर रिएक्शन आपको लिख के दिया गया हो तो आपका जो भी उसमें रिडक्शन हो रहा होगा उसी को कैथोड पे मानना है, और जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको किस पे मानना है, एनोड पे। चाहे भले ही ई नॉट सेल बाद में नेगेटिव आ जाए, मतलब नॉन फिजिबल सेल आ जाए, तो आ सकता है। लेकिन अगर हमें सेल बना के और उसका ई नॉट निकालना है तो हम ये हमेशा कोशिश करेंगे कि अपना सेल कैसा रहे, फिजिबल सेल रहे। फिजिबल सेल का मतलब ई नॉट सेल कैसा है, पॉजिटिव। उसके लिए आपको ज्यादा एसआरपी कहां रखना पड़ेगा, कैथोड पे, कम एसआरपी को एनोड पे। तो इन शॉर्ट मेरी तरफ देखो, अगर अपने को ई नॉट सेल निकालना है, पूरे सेल का एक ई नॉट निकालना है और आपको दो हाफ सेल दिए गए हैं, तो ज्यादा एसआरपी रखोगे कैथोड पे, कम एसआरपी को एनोड पे, और एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड कर देंगे। तो मुझे बताओ, क्या ये जो दिया गया है आपके सामने वो एसआरपी है कि एसओपी है? व्हाट इज दिस? एसआरपी, क्योंकि SN2 प्लस SN रिडक्शन हो रहा है। व्हाट इज दिस? एसओपी। तो ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं एसआरपी की बात करूं तो एसआरपी कितना होगा, माइनस 0.14, और यहाँ पे अगर एसआरपी की बात करूं तो माइनस 0.76 वोल्ट। व्हाट डू थिंक, किसको कैथोड पे रखना चाहोगे, टिन को या फिर जिंक को? टिन को, इसका एसआरपी ज्यादा है।
और इसका एसआरपी क्या है, कम है, तो ये कहां रहेगा, एनोड पे। तो नो डाउट जो अपना ई नॉट सेल आ गया वो क्या आ जाएगा, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो कैथोड पे किसको रखा हमने, -0.14 और ये --0.76 वोल्ट आ गया। आई समझ में, कितना आ जाएगा ये 0.62 वोल्ट, ये आ गया ई नॉट सेल। और आपके सामने रिएक्शन लिखना हो तो क्या लिखोगे रिएक्शन, तो नो डाउट बेटा एस एन को कहाँ रखा हमने, कैथोड पे, तो इसका रिडक्शन होगा, मतलब SN2 प्लस जिंक गिव्स SN प्लस जिंक 2 प्लस। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि इस रिएक्शन में जो टिन है वो रिड्यूस हो रहा है और जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ई नॉट सेल कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो नो डाउट डेल्टा नॉट जी कैसा होगा, नेगेटिव। ये सेल कैसा है, फिजिबल। तो क्या आप हाफ सेल से फुल सेल पहचान लेंगे, ऑब्वियसली फुल सेल में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। लेकिन सेकेंड केस है when two half cell are added to form a third half cell। अब दो हाफ सेल को हमने ऐड किया है और जो तीसरा हमें निकालना है वो भी हाफ सेल ही है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड नहीं कर सकते, तभी लगाओगे जब हाफ सेल से क्या बन रहा है, फुल सेल। कैसे पहचानोगे कि हाफ सेल से हाफ सेल ही निकालना है, तो ऑब्वियसली जो थर्ड हाफ सेल आपको दिया होगा उसमें या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या तो रिडक्शन। जैसे हमने हर बार एक एग्जांपल जरूर समझा है कि इफ E naught of Fe2 plus to Fe is something x volt and E naught of Fe3 plus या Fe2 plus to Fe3 plus is something y volt, then find out the E naught of Fe3 plus to Fe, ये कितना होगा। ध्यान सुनिए, जब भी आपको दिख रहा है कि ये भी हाफ सेल है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ये भी हाफ सेल है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये भी हाफ सेल है रिडक्शन हो रहा है, तो हाफ सेल से हाफ सेल का अगर आपको निकालना हो तो पहले जो गिवन है उसको तुरंत एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या क्या गिवन है, क्या सॉल्यूशन करेंगे, तो गिवन जो है उसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस टेबल में अपने पास एक तरफ क्या रहेगा, रिएक्शन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसका ई नॉट। यहां मैं एसआरपी या एसओपी की बात नहीं करूंगा, यहां मैं सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूंगा। तो पहला क्या दे रखा है बोलो, Fe2 प्लस से Fe, तो रिएक्शन क्या होगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 2, और यहाँ ई नॉट कितना दे रखा है, x वोल्ट। दिस इज आवर रिएक्शन नंबर 1 विच इज गिवन। रिएक्शन नंबर 2 विच इज गिवन इज Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, दिस इज ऑक्सीडेशन, तो सिंपली Fe2 प्लस से क्या लिखेंगे, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हैं, 1, और ये कितना दे रखा है, ई नॉट y वोल्ट। मान लेते हैं ये अपना ई नॉट 1 है और ये अपना ई नॉट 2 है, दिस इज ई नॉट 1 एंड दिस इज ई नॉट 2। हमें निकालना क्या है, थर्ड Fe3 प्लस टू Fe, तो क्या लिखेंगे बोलो, Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से आएगा Fe, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं और हमें इसका ई नॉट 3 निकालना है। अब ऐसे केस में आपको जो भी फाइंड आउट करना है वो गिवन से ही फाइंड आउट करना है। तो आप देखो आपको Fe3 प्लस कहां चाहिए, लेफ्ट में, क्या आपने को Fe3 प्लस लेफ्ट में है, नहीं। सेकेंड रिएक्शन में Fe3 प्लस कहां है, राइट में। इस रिएक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमें पहले को तो एज इट इज लिखना है, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe और n इज इक्वल टू 2 ही है, और यहाँ जो ई नॉट है वो x वोल्ट लिखना है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि Fe3 प्लस अपने को लेफ्ट में चाहिए, दिया राइट में है, तो रिवर्स करोगे तो लिख सकते हैं Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी 1 ही है, लेकिन अब जो ई नॉट 2 लिखोगे क्योंकि आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस y वोल्ट। हो सकता है किसी किसी रिएक्शन में आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन भी करना पड़े, तो ध्यान रहे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन करने से ई नॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। x/2 y/2 कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिवाइड नहीं करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिर्फ साइन चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, साइन चेंज। जो भी मल्टीप्लाई होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होंगे, जो भी डिवाइड होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड होंगे। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो आप देख सकते हो Fe, यहाँ पे Fe3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, और ये Fe2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा Fe, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3, और हमें चाहिए ई नॉट 3।
तो जब आप दो रिएक्शन को ऐड करते हैं हाफ सेल को और तीसरा हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने समझाया था कि एक्चुअली हुआ क्या होगा, जो थर्ड हाफ सेल का गेस्ट फ्री एनर्जी है वो ऊपर फर्स्ट वाले रिएक्शन और सेकंड वाले रिएक्शन के गेस्ट फ्री एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा नॉट G1 प्लस डेल्टा नॉट G2 बिकम्स इक्वल टू डेल्टा नॉट G3, क्योंकि हमें दोनों को ऐड करने से ही डेल्टा नॉट G3 मिला है। अब हमें डेल्टा नॉट G का फॉर्मूला पता है N और E नॉट के टर्म्स में, माइनस एन एफ ई नॉट। तो अगर मैं डेल्टा नॉट G3 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस एन एफ ई नॉट 3 माइनस N1 एफ ई नॉट 1 और यहाँ माइनस N2 एफ ई नॉट 2। एफ एफ कैंसिल, तो यहां से ई नॉट 3 कितना आ गया बोलो, N1 ई नॉट 1 प्लस N2 ई नॉट 2 अपॉन क्या हो जाएगा N3, और इस तरीके से क्या मिल जाएगा, ई नॉट 3 मिल जाएगा। बस आपको N1 पुट कर देना है 2x प्लस 1 माइनस वाई बाई 3, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 2x माइनस वाई बाई 3 वोल्ट। तो इस तरीके से अगर हाफ सेल से हाफ सेल दिया है तो आप निकाल सकते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि हमने अपना सेगमेंट 1 कंप्लीट करा है, जिसमें हमने डेनियल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन के बारे में, SHE प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में, एंड देन थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल, नस्ट इक्वेशन सीखा है, एंड देन लॉग के इक्विलिब्रियम और ई नॉट सेल सीखा है, और अभी ये हो गया ई नॉट सेल का मैनिपुलेशन। अब चलते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 में, जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखो, अभी अपना सेगमेंट नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें थ्योरेटिकल भी बनता है और न्यूमेरिकल भी बनता है, अपने को ध्यान रखना है थोड़ा। तो यहां पे बात कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है, तो सिंपली आपको समझाया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल गैल्वेनिक सेल का ही थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है। ऑर्डिनरी गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लेकिन यहां हम बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं टू कैरी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी, दैट सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कैथोड यहां पे पॉजिटिव की जगह क्या हो जाता था, नेगेटिव, और एनोड जो है वो नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हाउएवर करंट का फ्लो या इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जैसे मैंने समझाया था कि कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, वैसे ही रहेगा। अब क्योंकि आप यहाँ पे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना रहे हो, मतलब आयंस का फ्लो उतना ज्यादा आवश्यक नहीं है, इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज नहीं डालें तो भी काम चलेगा। मतलब एक ही कंटेनर में आप एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स को पुट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें यह समझना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो क्या बोलोगे, in this electrical energy is converted into non spontaneous chemical energy, is it clear? दूसरा पॉइंट, इसमें कैथोड क्या होता है, नेगेटिव, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। विच प्रोसेस, प्योरिफिकेशन। एलिमेंट्स का प्योरिफिकेशन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं। जैसे हमने एक कॉपर का प्योरिफिकेशन सीखा था, तो वो फिर से मैं समझा देता हूं। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर हमने सीखा था। देखो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो एनोड है वो इम्प्योर कॉपर रॉड का बना होगा, इम्प्योर कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर जो अपना एनोड है। जो कैथोड है वो प्योर कॉपर वायर होता है, प्योर कॉपर वायर। कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर वायर एंड एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर रॉड, और इन दोनों को यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाती है। तो ऑब्वियसली एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हो जो एनोड है, इम्प्योर रॉड है जो कॉपर का, कॉपर इम्प्योर, इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ये तुरंत Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कॉपर रॉड है तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, कॉपर सल्फेट। तो तुरंत यहां से जो Cu है वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, Cu2 प्लस में। कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे जैसे ये Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तुरंत ये Cu2 प्लस इस प्योर कॉपर रॉड पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, Cu2 प्लस में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स।
ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू यहां पहुंचेंगे, एनोड से कैथोड पहुंचेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 प्लस को तुरंत कहां डिपॉजिट कर देंगे, कॉपर में, लेकिन कौन से कॉपर पे, प्योर कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या आप समझ सकते हो, धीरे धीरे जो इम्प्योर कॉपर रॉड है उसकी थिकनेस कम होती जाएगी और जो प्योर कॉपर उसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। इस दौरान कुछ इंप्योरिटी भी यहां एनोड की तरफ इकट्ठा होंगे और इनको हम क्या नाम देंगे, एनोड मड। क्या नाम देंगे, एनोड मड। और समझाया था कॉपर के प्योरिफिकेशन में जो एनोड मड होता है वो सिल्वर और गोल्ड होते हैं। अगर नेट रिएक्शन की बात करो तो देखो Cu2 प्लस Cu2 प्लस थ्योरेटिकली कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर। तो इस तरीके से हम कॉपर का प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हम कहां यूज करते हैं, इन प्योरिफिकेशन प्रोसेस। द ओवरऑल फिनोमिना या द ओवरऑल प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू कैरी द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब हमें समझना है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो इस प्रोसेस को तो हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर हम बात करें कितने टाइप्स का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो अब यहां से अपना सेकंड सेगमेंट अच्छे से शुरू होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोलिसिस हमें सीखना है। पहला है क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस एंड दूसरा है क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और ये तो चलो न्यूमेरिकल हो जाता है, लेकिन इसमें पूरा थ्योरेटिकल और लॉजिक लगाना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस याद होने चाहिए, कुछ एसआरपी याद होने चाहिए, तब जाके आप क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस सीख पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस। एनसीईआरटी में इस टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम सीखते हैं कि अगर कैथोड पे कोई रिडक्शन हो रहा है या एनोड पे कोई ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, कैसे मालूम चलेगा। खासकर उस केस में जब कैथोड पे मान लो एक साथ साइमल्टेनियसली मोर देन वन रिएक्शन हो रहा हो, एनोड पे अगर एक साथ मोर देन वन रिएक्शन हो रहा हो, तो कैसे मालूम चलेगा कि कैथोड पे जो होने वाले 3 रिएक्शन है उनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, या एनोड पे होने वाले 2-3 रिएक्शन है उसमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्ले अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर सिलेक्शन ऑफ रिएक्शन एट कैथोड एंड एनोड, उन फैक्टर्स के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो बेसिकली क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ, क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में हम चेक करते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा तो फिजिबल होगा, कौन सा रिएक्शन एनोड पे फिजिबल हो रहा होगा। और इसके लिए टोटल 4 फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं। कितने फैक्टर्स हैं, 4। सबसे पहला फैक्टर, मैं फिर से हेडिंग लिख दूं, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, वी हैव टू फाइंड आउट नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एट कैथोड एंड एनोड। पहला फैक्टर जो डिसाइडिंग रोल प्ले करता है वो है एसआरपी। क्या है, एसआरपी। एसआरपी का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने सीखा जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड पे जाता है क्योंकि उसका रिडक्शन अच्छा होगा और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब सिंपली एसआरपी के बेसिस पे आप समझ सकते हो, रिएक्शन हैविंग हाई एसआरपी इज फेवरेबल एट कैथोड। कैथोड पे हम उस रिएक्शन को लेंगे जिसका एसआरपी ज्यादा है, एंड रिएक्शन हैविंग लो एसआरपी इज फेवरेबल एट एनोड, इज फेवरेबल एट एनोड। ध्यान से सुनते रहिएगा। एसआरपी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कैथोड के लिए, ना कि एनोड के लिए। हालांकि नो डाउट एनोड पे हम लो एसआरपी को लेना चाहेंगे, कैथोड पे हम हाई एसआरपी को लेना चाहेंगे, लेकिन एनोड पे सिर्फ एसआरपी ही नहीं है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैथोड का डिसीजन आप सोलली किससे ले सकते हो, एसआरपी से। मैं सीधे सीधे यहां पे अगर नोट लिखूं तो यहां हम क्या ले सकते हैं कि फॉर रिएक्शंस एट कैथोड डिसाइडिंग फैक्टर इज एसआरपी। मतलब एसआरपी के बेसिस पे आप कैथोड पे डेफिनेटली रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो कि अगर 2-3 रिएक्शन हो रहे हैं तो जिस भी रिएक्शन का एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड पे फेवरेबल होगा। लेकिन एनोड पे इतना ही सिंपल तरीके से नहीं लेते। ऐसा नहीं कि एनोड पे 3 रिएक्शन है तो जिसका कम एसआरपी है वो फेवरेबल हो जाता है। और भी इंपॉर्टेंट रोल हैं या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं।
दूसरा क्या है, सेकंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकंड क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो आपको समझाया है कि दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, या तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड जैसे कि प्लैटिनम है या गोल्ड है, उसका हम रिएक्शन ना ही एनोड पे लिखेंगे ना ही हम कैथोड पे लिखेंगे, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, तो इनका हमें रिएक्शन एनोड पे भी लिखना पड़ेगा और इसका हमें रिएक्शन कैथोड पे भी लिखना पड़ेगा। इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का रिएक्शन ना ही कैथोड पे लिखना है ना ही एनोड पे लिखना है। बट इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो हमें कॉपर का रिएक्शन एनोड पे भी लिखना पड़ेगा और कॉपर का रिएक्शन कैथोड पे भी लिखना पड़ेगा। एंड देन डिसाइड करिए कि कैथोड पे कौन अच्छा है, एनोड पे कौन अच्छा है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में सिंपली रिएक्शन लिखना है या नहीं लिखना है, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड फैक्टर इज कंसंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा, आज जो हम रिवीजन कर रहे हैं उसमें टॉपिक सीखने के साथ साथ बॉटम लाइन भी सीखना है कि इसको कब यूज करना है, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है। कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनोड की रिएक्शन को चेक करने में। कहां के रिएक्शन को, एनोड की, और खासकर जहां पे सल्फेट वर्सेस वाटर का रिएक्शन हो रहा हो। मैं समझाता हूं कैसे, एग्जांपल से करते हैं। देखो, हमने इलेक्ट्रोलिसिस लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या लिया मैंने, डाइल्यूट H2SO4। तुरंत जब किसी का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें कटायन कौन है। कौन है कटायन बेटा, H+, और क्योंकि एक्वस है तो ये वाटर के साथ जाएगा। अनायन कौन है, SO4 2-, और क्योंकि एक्वस है तो यहां पे वाटर भी जाएगा। मतलब एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज होने कटायन के साथ साथ वाटर भी जाता है और अनायन के साथ साथ वाटर भी जाता है। तो हमें रिएक्शन कैसे लिखना है वो देखिए। कैथोड पे जो रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड पे उसमें कटायन जाएगा। कौन जाएगा, कटायन। कैथोड पे कटायन जाता है, एनोड पे अनायन जाता है, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कटायन जाएगा। तो अगर H+ और H2O का रिडक्शन लिखना है तो रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। H2O लिक्विड का अगर आप रिडक्शन करते हो, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव्स यू हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस। H+ का अलग से रिडक्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, H+ का रिडक्शन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा कोई कटायन होता, Na+ होता, तो उसका भी रिडक्शन लिखता। लेकिन अगर H+ और वाटर है तो वाटर के रिडक्शन में ही H+ का रिडक्शन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कैसे, अगर आप H+ लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन से हाफ H2 गैस, ऑलरेडी यहां पे देखो है। तो इसलिए हमें H+ अगर वाटर दोनों दिया हो तो सिर्फ वाटर का रिडक्शन लिखोगे, उसमें ऑलरेडी H+ इंक्लूड हो गया। हालांकि अगर Na+ एक्वस होता तो हमें Na का भी रिडक्शन लिखना पड़ता। इस रिएक्शन का जो SRP है वो -0.83 वोल्ट होता है। कितना, -0.83। ध्यान देना, हमें यहां से वाटर का रिडक्शन लिखना सीखना है, हमें यहां से वाटर का ऑक्सीडेशन लिखना सीखना है। तो जैसे ही हमने कैथोड पे रिएक्शन लिख दिया, आप किस पे चलेंगे, एनोड पे। तो एनोड पे इलेक्ट्रोलाइज होने सल्फेट भी जाएगा और एनोड पे इलेक्ट्रोलाइज होने मतलब ऑक्सीडाइज होने वाटर भी जाएगा। तो अगर हम सल्फेट का ऑक्सीडेशन लिखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हमें याद करना है। बताओ, सल्फेट ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो SRP है वो 1.96 वोल्ट होता है। और अगर हम बात करें वाटर का, तो वाटर का ऑक्सीडेशन लिखेंगे 2H2O से, क्या मिलेगा बोलो, 4H+ प्लस O2 गैस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका SRP की बात करें तो 1.23 वोल्ट होता है। अब SRP डिसाइडिंग फैक्टर है या नहीं, ये इस बात से कंफर्म होगा जब मैं दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस फिर से लिखूंगा। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अब मैं यहां सेकंड लिख रहा हूं। सेकंड एग्जांपल में मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेट में वाटर होगा ही नहीं। डाइल्यूट और कंसंट्रेट में सिर्फ क्या फर्क होता है कि कंसंट्रेट में वाटर का अमाउंट थोड़ा क्या होगा, कम, डाइल्यूट में वाटर का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगेन कैथोड पे रिएक्शन तो सेम ही जाएगा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH माइनस। एनोड पे अभी भी दोनों रिएक्शन जाएंगे, 2H2O से 4H+
plus O2 plus 4 electron and 2SO4 2 minus gives S2O8 2 minus plus 2 electron। ध्यान देना, कैथोड पे तो एक ही रिएक्शन है, तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं है, यही रिएक्शन फिजिबल होगा। अब एनोड पे यहां की बात करूं और एनोड पे यहां की बात करूं, अगर मैं एसआरपी के थ्रू प्रोसीड करूंगा तो मुझे कोई भी रिएक्शन हो क्या लेना पड़ेगा, वाटर वाला ही लेना पड़ेगा, किसका एसआरपी क्या है, कम। लेकिन मैंने क्या बोला, एनोड पे एसआरपी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, तो यहां कंसंट्रेशन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस डाइल्यूट का कराया है, किससे कराया है, डाइल्यूट का, तो तुरंत डिसाइडिंग फैक्टर में आप देखोगे कि जो वाटर का रिडक्शन है या वाटर का ऑक्सीडेशन है वो फिजिबल हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट और वाटर में ज्यादा अमाउंट किसका होगा, वाटर का। तो क्योंकि सल्फेट का कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज्यादा है, इसलिए हमें वाटर का ऑक्सीडेशन लेना पड़ेगा, वो फिजिबल होगा। हालांकि एसआरपी भी यही हमें इंडिकेट कर रहा था, लेकिन सेम अगर यहां आ जाओगे तो यहां एक ही रिएक्शन है तो फिजिबल होगा ही होगा, लेकिन इन दोनों में जो रिएक्शन फिजिबल होगा वो कौन होगा, सल्फेट वाला रिएक्शन फिजिबल होगा, ये फिजिबल नहीं होगा। भले ही अभी भी वाटर की एसआरपी 1.23 है, लेकिन एसआरपी ने यहां पे रोल प्ले नहीं किया है। तो कंसंट्रेशन कब एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बताओ, जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है सल्फेट वर्सेस वाटर एट एनोड। कैथोड पे फिर से बताओ, कैथोड पे सीधा सीधा डिसाइडिंग फैक्टर कौन है भाई, एसआरपी। कम एसआरपी लेना है कि नहीं लेना है, कैथोड पे नहीं लेना है। कौन सा एसआरपी ज्यादा लेना है, ऑब्वियसली जिनका रिडक्शन फास्ट हो रहा होगा, जिनका एसआरपी ज्यादा होगा। क्या तुम कुछ एलिमेंट्स के नाम बता सकते हो जिसका एसआरपी ज्यादा हो, पॉजिटिव हो, कल समझाया था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कोबाल्ट, मर्क्यूरी, और आयरन में कौन सा, आयरन 3+। तो अगर ये लोग रिड्यूस हो रहे हैं और साथ में वाटर रिड्यूस हो रहा है, वाटर, तो वाटर में और इनमें कौन सा रिएक्शन फेवरेबल होगा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वालों का, क्योंकि उनका एसआरपी पॉजिटिव है और वाटर का एसआरपी नेगेटिव है। लेकिन एनोड पे सीधा सीधा एसआरपी से डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। तो चलो, कंसंट्रेशन का रोल समझ में आया। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्ट एट कैथोड क्या है, कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कैथोड पे प्रोडक्ट कौन सा गैस है, H2 गैस। अगर मैं पूछूं एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन फेवरेबल है तो क्या बोलोगे, O2 गैस। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो बताओ कैथोड पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट एट कैथोड, तो क्या लेंगे, H2 गैस। एंड प्रोडक्ट एट एनोड अगर बात करें तो अब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो ये बनेगा S2O8 2 माइनस। तो इन शॉर्ट, कंसंट्रेशन का रोल डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होंगे सल्फेट वर्सेस वाटर का, और भी किस पे, एनोड पे। कैथोड पे तो एक ही डिसाइडिंग फैक्टर है, दैट इज एसआरपी। और जो फोर्थ डिसाइडिंग फैक्टर है, कौन है, फोर्थ डिसाइडिंग फैक्टर, वो होता है काइनेटिक स्पीड। क्या होता है बेटा, काइनेटिक स्पीड या स्पीड ऑफ द रिएक्शन। फोर्थ डिसाइडिंग फैक्टर इज स्पीड ऑफ द रिएक्शन। देखो, इसमें भी एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया ब्राइन का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, डू यू नो ब्राइन, एक्वस NaCl, 40% NaCl को ब्राइन बोलते हैं। बताओ इसमें कटायन कौन है, Na+, सिर्फ Na+ या Na+ के साथ H2O भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्वस है, क्लियर। अनायन कौन है बेटा, Cl-, साथ में किसको लिखना पड़ेगा, H2O। तो अगर मैं कैथोड का रिएक्शन लिखूंगा, कैथोड का, तो कैथोड पे कितने लोग जाएंगे, पहले तो वाटर जाएगा, बोलो क्या लिखेंगे रिएक्शन, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH-। इसका एसआरपी देखोगे तो -0.83 वोल्ट होता है। तुम्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें दिख भी जाएगा। साथ में कटायन भी जाएगा, तो कौन है बोलो, Na+ ऑन रिडक्शन गिव्स Na सॉलिड। इसका एसआरपी ऑब्वियसली नेगेटिव में बहुत ज्यादा होता है, 2.87 वोल्ट। तुम्हें डेटा याद देने में फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिखा चुका हूं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का एसआरपी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। अल्कली और अल्कलाइन का बहुत ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इन दोनों रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, बताइए, सोडियम का या H2O का,
H2O करेक्शन फिजिबल होगा, सोडियम करेक्शन फिजिबल नहीं होगा। सीधा सीधा आंसर किससे निकाल लिया? SRP से। अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिखूंगा तो बताओ एनोड पे कौन कौन जाएगा? Cl माइनस, बोलो Cl माइनस ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए। अगर आप इसको हाफ में लिखना चाहते हो तो यहाँ 2Cl माइनस लिख दोगे, तो यहाँ Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसके SRP की बात करूं तो ये 1.36 वोल्ट होता है। ध्यान से सुनना इसको, इस क्वेश्चन को। और दूसरा, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा? 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका भी SRP मैंने बताया ही 1.23 वोल्ट। अब क्वेश्चन है कि क्या सर कंसंट्रेशन का रोल यहां भी प्ले कर सकते हैं कि एक्वस यहां है तो सीधे सीधे H2O ले लेते हैं? तो दो ऐसे फैक्टर हैं जो इंडिकेट करते हैं H2O ले लो। पहला फैक्टर कौन? SRP कम है। और दूसरा फैक्टर कौन? कंसंट्रेशन भी बहुत कम है। एक्वस है तो पानी ज्यादा होगा तो वाटर ले लो। लेकिन इन दोनों को ही इग्नोर करते हुए हमें किसको लेना पड़ेगा? Cl को। ये नहीं काम करता है, और इसका रीजन है स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ये 1.36 वोल्ट जो आपने देख रहे हो, मतलब इससे 0.13 वोल्ट जो ज्यादा वोल्टेज है, उसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? फास्ट। तो सिंपल यहां मैं बोलूंगा कि ड्यू टू ग्रेटर काइनेटिक स्पीड ऑफ हैलोजन, दैट इज क्लोराइड आयन, its oxidation is more feasible than that of H2O, and the reason is greater kinetic speed of halogen। तो यहां पे भले ही पानी है फिर भी हमें करना पड़ेगा हैलोजन। तो बताओ प्रोडक्ट एट कैथोड, कैथोड पे कौन बना? हाइड्रोजन। प्रोडक्ट एट एनोड, हाँ जी, क्लोरीन गैस। और सॉल्यूशन में कौन रह गया? कौन जा नहीं पाया? तो यहां से कौन बचा है? Na+, जो आगे नहीं जा पाया, डिस्चार्ज नहीं हो पाया। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कौन डिस्चार्ज हो गया, कौन डिस्चार्ज नहीं हो पाया। और फॉरवर्ड में क्या मिला है? OH-। इसलिए ब्राइन का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? NaOH। और कैथोड एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनता है? H2 एंड Cl2। तो चलो बॉटम लाइन कर लेते हैं। जब भी हमें रिएक्शन लिखना होगा, कैथोड का डिसीजन किससे लेना है? SRP से। और एनोड का डिसीजन 3 फैक्टर्स लेना है। पहला, कंसंट्रेशन। कब लोगे? जब सल्फेट वर्सेस वाटर का ऑक्सीडेशन लेना। दूसरा, स्पीड। कब लोगे? जब हैलोजन वर्सेस वाटर का लेना है। और तीसरा, SRP भी होता है, लेकिन कब? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्शन होंगे, 2 से ज्यादा रिएक्शन हो रहे होंगे। जब यहां 3-4 रिएक्शन एक साथ प्रोसीड होने स्टार्ट हो गए एनोड पे, तो फिर आपको SRP ही लेना पड़ेगा। और इसके लिए मैं 2 क्वेश्चन कर देता हूं, फिर ये क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस समाप्त हो जाएगा, और इसमें आप मदद करेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, तो हम कुछ कॉमनली जो आस्क क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो हमें क्वेश्चन आया कि प्रोडक्ट बताइए जब इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस Na2SO4, electrolysis of aqueous copper sulfate, and electrolysis of aqueous copper sulfate by using copper electrode। अब ध्यान देखो, अगर मैंने कहीं पे भी कुछ इलेक्ट्रोड बोला नहीं है, इट इज ऑब्वियस कि हमने क्या लिया है? प्लैटिनम। क्या लिया है? प्लैटिनम। लेकिन अगर मैंने आगे लिख दिया कि बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड, तो उसका भी हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, दोनों, कैथोड पे भी और एनोड पे भी। तो चलो यहां पे रिएक्शन लिखते हैं, देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। क्या ये एक्वस Na2SO4 है? तो कैथोड पे कौन जाएगा बताओ? Na+ भी जाएगा और H2O भी जाएगा। तो बोलो क्या लिख सकते हैं? Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na। दूसरा, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH-। एनोड पे बोलो, एनोड पे कौन कौन जाएगा? 2SO4 2- गिव्स H2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एनोड पे अनायन तो जाएगा ही, अब क्योंकि एक्वा से तो साथ में वाटर भी जाएगा, तो 2H2O गिव्स 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड का डिसीजन किससे लेना है? SRP से। किसका SRP ज्यादा है? वाटर का। अल्कली अल्कलाइन तो वाटर से हमेशा कम ही रहेंगे।
इसमें डिसीजन किससे लोगे? कंसंट्रेशन से। सल्फेट वर्सेस पानी में किससे लेना है? कंसंट्रेशन से। तो ज्यादा अच्छा कौन होगा? H2O। ये नहीं होगा। तो बताओ, प्रोडक्ट एट कैथोड H2, प्रोडक्ट एट एनोड O2। इज इट क्लियर? नाउ कॉपर में आते हैं। बताओ, कटायन कौन कौन है जो जाएगा कैथोड पे? Cu2 प्लस, और साथ में कौन जाएगा? H2O। अनायन कौन है जो जाएगा? SO42 माइनस, और साथ में कौन जाएगा? H2O। तो चलो कैथोड का रिएक्शन लिखते हैं। बताइए बेटा, कैथोड पे क्या लिखूं मैं? पहले कॉपर, बोलिए। Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu। क्या हमें पता है कि कॉपर का SRP पॉजिटिव होता है? क्या हमें पता है कि कॉपर का SRP पॉजिटिव होता है? बिल्कुल। और इसका SRP हमने कई बार देख भी लिया है, प्लस 0.34 वोल्ट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, वाटर बताओ क्या लिखें? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गैस हाफ H2 प्लस OH माइनस, और इसका SRP हम देखते हुए आ रहे हैं कि ये माइनस में ही होता है। थोड़ा ही सही, बट होता जरूर है। ना इसकी बात करें अगर एनोड की, तो क्या लिखेंगे बोलो? SO42 माइनस गैस H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात करें तो वाटर का, तो 2H2O गैस 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? अब बताओ, इसमें डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा ऊपर वाले में? SRP। तो SRP ज्यादा किसका है? कॉपर का। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? इसमें बताओ डिसाइडिंग फैक्टर कंसंट्रेशन। क्यों? सल्फेट वर्सेस वाटर है, तो इसमें डिसाइडिंग फैक्टर अगर कंसंट्रेशन होगा तो कौन सा रिएक्शन फिजिबल है? H2O। ये नहीं होगा। तो बताओ, प्रोडक्ट एट कैथोड कॉपर, प्रोडक्ट एट एनोड O2 गैस। समझ में आया? लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो अगर मैंने बोल दिया बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, तो हमें कैथोड एनोड दोनों पे कॉपर का रिएक्शन लिखना नेसेसरी है। तो देखो इसको लिखते हैं। अगर मैं कैथोड पे लिखूं तो वापस सेम Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? Cu एंड H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 प्लस OH माइनस। अगर मैं एनोड पे लिखूंगा, देखिएगा ध्यान से, तो एनोड पे कौन कौन आएगा? SO42 माइनस तो आएगा ही, गिव्स H2O8 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और वाटर है तो वाटर भी आएगा, 2H2O गिव्स 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन सेम ही है। वाटर का ऑक्सीडेशन याद कर लो, हर जगह वही लिखना है। वाटर का रिडक्शन याद कर लो, हर जगह वही लिखना है। ये देखने में ऐसा लगता है कि क्या चल रहा है, कैसे लिख रहे हैं, बट सेम ही रिएक्शन है जो लिखना है। अब कॉमन अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है तो बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन कहां लूज हो रहा है। ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन और प्लस इलेक्ट्रॉन लगा दिया, तो दिक्कत हो सकता है। आपको बिलीव नहीं होगा, बट हमसे गलती होता है। Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन से Cl2 बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया है कि ऑक्सीडेशन लिख रहा है कि रिडक्शन लिख रहा है। अब बीइंग कॉपर इलेक्ट्रोड, नो डाउट ये रिएक्टिव है, तो कैथोड एनोड पे तो आएगा ही। कैथोड पे तो आ गया, एनोड पे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो फिर Cu गिव्स Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जब भी एनोड पे 2 से ज्यादा रिएक्शन लिखोगे तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? SRP। क्या होगा? SRP। तो अगर आपको ध्यान हो तो इसका SRP मैंने लिखा है 1.96 वोल्ट, इसका SRP हमें लिखा है 1.23 वोल्ट, और इसका SRP हमने लिखा है 0.34 वोल्ट। अब तुम सोच रहे हो क्या सर हमें SRP याद करना है? तो इस क्वेश्चन के लिए ये याद करना है, या ये क्वेश्चन ही पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला भी कि जितने क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं उससे ज्यादा आता भी नहीं है, उतना ही इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। तो बताओ, प्रोडक्ट एट कैथोड इज कॉपर, ये रिएक्शन फिजिबल है, ये नहीं है। और यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर SRP है, तो एनोड पे लो SRP लेना है कि हाई SRP? लो SRP, तो यही होगा। तो मतलब प्रोडक्ट एट एनोड भी कौन होगा? कॉपर। तो कैथोड पे भी कौन बनेगा? कॉपर। एनोड पे भी कौन बनेगा? कॉपर। और इस तरीके से क्वालिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होता है। अब किसकी तरफ चलते हैं? क्वांटिटेटिव।
और क्वांटिटेटिव में सिर्फ फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि कैसे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलो क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस, तो सुनिएगा इसमें होता क्या है। इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड, या क्वांटिटी ऑफ टाइम, बोले तो कितना सेकेंड या कितना आवर्स या कितना मिनट लगेगा फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिसिस टू फॉर्म अ प्रोडक्ट एट कैथोड और एनोड। मतलब सिंपल सी भाषा में कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया, कितना अमाउंट सब्सटेंस का कैथोड या एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, इन सब का कैलकुलेशन हम किस में करेंगे, क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस में। जैसे कि अभी आपने सीखा कि हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड किसका बना होता है, इम्प्योर रॉड का कि प्योर रॉड का, इम्प्योर। कैथोड किसका बना होता है, प्योर का। धीरे धीरे इसकी थिकनेस कम होती जाती है क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन में, आयंस में, और इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा डिपोजिशन, एलिमेंट का डिपोजिशन किस पे होता है, कैथोड पे। तो बस हमें ये कैलकुलेशन करना है कि इधर से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया होगा और यहाँ पे कितना अमाउंट डिपॉजिट है, या और थोड़े अगर अच्छे वर्जन पे चलते हैं तो इस सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी होगी आफ्टर डिपोजिशन। अगर इसके थिकनेस की बात करें तो कितना थिकनेस होगा, कितना एरिया होगा, और ये थोड़े डीप में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट सभी का फॉर्मूला एक ही है। अब क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, इसके लिए हमारी मदद कौन करेंगे, फैराडे साहब। तो हमें समझना है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे साहब हमें समझाएंगे कि किस तरीके से क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, जो कि बहुत सिंपल है। इन्होंने सीधा सीधा क्या बोला था, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आप जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो उसी के प्रोपोर्शनल में मास भी डिपॉजिट होता है। द सब्सटेंस डिपॉजिटेड, बोले तो द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विच इज W is directly proportional to the amount of electricity passed, the amount of charge या the amount of electricity passed। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, Q। Q क्या है यहाँ पे, चार्ज इन कूलम्स। और हम सबको पता है कि अगर I एम्पियर T समय के लिए पास किया गया होगा तो Q को और क्या लिख सकते हैं, IT। तो W कैन ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू IT। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फॉर्मूला बन गया ZIT, जो हमारे किसी काम का नहीं है। कैलकुलेशंस में इसको इस्तेमाल डायरेक्ट तरीके से नहीं करना है, क्यों, अभी मालूम चल जाएगा। W क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड। I क्या है, करंट जो किस में लेना है, एम्पियर में। T क्या है, टाइम जो किस में लेना है, सेकंड में। Z क्या है, Z है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं, बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, या स्पेसिफिक मास, या फिर स्पेसिफिक मास। क्यों स्पेसिफिक मास बोल रहा हूं, देखो इधर, जब हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन कर सकते हैं, बोले तो व्हेन I एम्पियर को हमने क्या कर दिया, 1, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट is passed for 1 second, then the mass of substance deposited is called electrochemical equivalence। मतलब ये क्या है, what is this, ये है mass of substance deposited when 1 coulomb charge is passed, when 1 coulomb charge is passed। 1 coulomb चार्ज पास करने पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है दैट इज Z, या 1 coulomb को और क्या बोल सकते हो, या फिर 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट अगर हमने 1 सेकेंड के लिए पास किया हो, बोले तो अगर 1 कूलम चार्ज पास किया हो, उसमें जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसको क्या बोलेंगे, Z। Z बोले तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। Z का फॉर्मूला बताना चाहोगे, बताओ, Z का फॉर्मूला होता क्या है। तो Z का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू फैराडे चार्ज। अब ये कैसे आया है, तो सिंपल देखो, मान लो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है, किसका, कॉपर का। तो क्या लिखेंगे, बोलो,
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बन रहा होगा? Cu। क्या यहां देख सकते हैं कि 1 मोल कॉपर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बोलोगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फराडे चार्ज चाहिए। 2 फराडे चार्ज का मतलब 2 × 96500 कूलम चाहिए। यस और नो? 1 मोल अगर कॉपर की बात करो तो 1 मोल में कितना होगा? 63.5 ग्राम कॉपर है कि नहीं? तो 63.5 ग्राम कॉपर के लिए कितना चाहिए? 2 × 96500 कूलम्स। तो 1 कूलम में कितना आएगा? 63.5 अपॉन 2 × 96500। इतना क्या होगा? ग्राम होगा। इसको सिंपली हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, इतना ग्राम होगा। तो 63.5 अपॉन 2 × 96500, क्या ये वही मास है जो 1 कूलम में गया है? बिल्कुल। तो 1 कूलम में जो गया है यही मास, इसको क्या बोलेंगे? Z। तो देखो Z का फॉर्मूला क्या गया? M अपॉन N इंटू F। अब चलो इसको हम पुट कर दें, अगर मैं इसको सिंपली पुट कर दूं यहां पे इस फॉर्मूले में, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? ZIT। Z कितना है बेटा? मोलर मास अपॉन N इंटू F इंटू IT। और मोलर मास अपॉन एन को मैंने बार बार क्या नाम दिया है? इक्विवेलेंट मास। क्या बोला है? इक्विवेलेंट मास। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या मोलर मास अपॉन इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट मास। तो बोलो क्या आ गया फॉर्मूला? W इज इक्वल टू, ये क्या हुआ? EIT अपॉन F, और E को डिवाइड कर सकते हैं, तो W अपॉन E इज इक्वल टू कितना आ गया? IT अपॉन 96500। What is this W? Mass. What is E? Equivalent mass. और mass upon equivalent mass को क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट का क्या हमें दूसरा फॉर्मूला पता है? बस, तो इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT अपॉन, बोलिए, 96500। और यही फॉर्मूला हमें बार बार यूज करना है। तो कितना मास डिपॉजिट हो रहा है इतने करंट भेजने पे, उसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा बोलिए? मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू IT अपॉन 96500। और अगर आज मैं तुम्हें बताऊं कि मोलरिटी का फॉर्मूला इसी से आ जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी के टर्म्स बताओ। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। मोलरिटी के टर्म्स बताओ। एन फैक्टर इंटू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्या वहां से डायरेक्ट मोलरिटी नहीं निकल सकता है? हालांकि उसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का बचा हुआ मोलरिटी पूछा जा रहा है या सॉल्यूशन का जो डिपॉजिट हो गया है वो मोलरिटी पूछी जा रही है, तो थोड़ा ध्यान देने का है। तो चलो ये हो गया सिंपल, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू IT अपॉन 96500। बट ये फॉर्मूला यूज करके अगर हमें क्वेश्चंस करने हैं तो हमें एन फैक्टर का भी ख्याल रखना है। कैसा ख्याल रखना है? एन फैक्टर का। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट लिख देता हूं, आप फटाफट से उसका एन फैक्टर बता दीजिए। तो अगर कहीं कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, एन फैक्टर जिंक, सिल्वर, एल्यूमिनियम, O2, H2, Cl2 है 2, पक्का है ना? तो ये कुछ एन फैक्टर हैं जो हमें पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन सबसे इजी आता है। जेड का नाम बताओ फिर से, क्या बोलोगे डेफिनेशन? एक बार कंफ्यूजन क्रिएट कर चुके थे वो लोग, बोला था इट इज द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम इज पास फॉर 1 सेकेंड। तो ये गलत हो गया, 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड बोलना है, और हम 1 कूलम पढ़ते टिक कर देते हैं। या तो 1 कूलम पे फुल स्टॉप लगाना है, या अगर सेकंड्स में यूज करोगे तो 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड रखना है। क्लियर है बेटा? चलो फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैंने बोला, ध्यान दीजिएगा, कि 96.5 एम्पियर करंट है, इसको 10 सेकेंड के लिए भेजा गया, इसको 10 सेकेंड्स के लिए भेजा गया। देखिएगा 96.5 एम्पियर 10 सेकेंड के लिए भेजा गया डिफरेंट कंडीशन में। एक बार भेजा गया ये सिल्वर नाइट्रेट से, एक बार भेजा गया Al2SO4 थ्राइस से, एक बार भेजा गया वाटर वोल्टमीटर से, और एक बार भेजा गया कॉपर सल्फेट से। 96.5 एम्पियर करंट आपने यहां से पास किया,
तो क्वेश्चन पूछेगा बताओ कितना मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, कितना मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, कितना ml ऑफ H2 लिबरेट होगा, कितना ml ऑफ O2 लिबरेट होगा अगर वाटर से पास करते हैं, वाटर वोल्टमीटर बोलते हैं इसको, या कितना मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। तो ये एक ही में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आ गए, करना कुछ नहीं है। क्या करोगे? तो सिंपली मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू आई टी अपॉन 96500। अगर मैं सबसे पहले ये सिल्वर के लिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करूं तो बोलो सिल्वर का मोल, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास एन फैक्टर 1 इज इक्वल टू आई टी 96.5 अपॉन 96500। क्या यहां से x निकल जाएगा? दूसरा, अगर मैं एल्यूमिनियम के लिए बात करूं, एल्यूमिनियम के लिए तो क्या लिखोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास एल्यूमिनियम का 27, एल्यूमिनियम का फैक्टर 3 इज इक्वल टू 96.5, ये आई हो गया, टी लिख लेना यहाँ पे, इंटू टी अपॉन 96500। तीसरा, अगर हमें निकालना है H2 O2 को निकालना है, किसका निकालना है? O2। ध्यान देना यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि व्हेन दिस मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, this much electricity is passed through water voltmeter, then what will be the volume of gases liberated? तो अगर गैसेस लिबरेटेड पूछेगा तो H2 और O2 दोनों निकाल क्या कर देना है? प्लस। समझे? तो यहां पे O2 के लिए क्या लिखोगे बोलो? मोल इंटू O2 का फैक्टर 4 इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। यहां से क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा। और एक बार मोल आ गया तो क्या निकाल सकते हो? वॉल्यूम। कैसे? तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन वॉल्यूम किस में निकलेगा बेटा? ये लीटर में। अगर O2 के लिए चाहिए होगा, H2 के लिए सॉरी, तो क्या लिखेंगे? मोल इंटू एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू IT अपॉन 965। क्वाइट सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम होता है हम जल्दीबाजी में, मान लो पूछा कि मैंने NaCl से पास किया है, बताओ क्लोरीन गैस कितना लिबरेट होगा। तो या तो हम क्लोरीन का मास 35.5 रख देंगे, बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं, Cl2 का मास रखना होगा, या तो गलती से एन फैक्टर 1 रख देंगे, और दोनों ही हमारे लिए क्या है? गलत है। तो या तो Cl2 ले रहे हो तो एन फैक्टर क्या लो? 2, और मोलर मास कितना लेना पड़ेगा? 71। तो देखो यहां पे कुछ भी कैलकुलेशन करना है तो आसान है। तो क्या बेसिक लेवल के कैलकुलेशन कर सकते हैं? अच्छा, अभी मैंने सवाल पूछा आपसे कि कितना मास डिपॉजिट हुआ अगर मैंने 1000 कूलम पास किया। क्या पास किया? 1000 कूलम्स। तो आई की वैल्यू रखोगे, टी की वैल्यू रखोगे? आई टी की वैल्यू रखेंगे। आई एम्पियर में और टी सेकंड्स में मिला के कूलम्स होता है। अगर 1000 कूलम बोलूंगा तो सीधा आई टी की वैल्यू क्या रखेंगे? 1000 रखेंगे, ध्यान रखना। और बहुत बेसिक क्वेश्चन से पूछना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा बेसिक। मान लो तुमसे पूछा कि बताओ कितना एल्यूमिनियम, अगर मान लो एल्यूमिनियम 9 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है तो कितना फराडे चार्ज चाहिए? ऐसे सिंपल। अब तुम सोचोगे इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा है, तो कभी कभी बिना फॉर्मूले के भी काम कर सकते हैं। अगर बेसिक यूनिटरी मेथड सवाल है कि ए 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना फराडे, और घुमाएंगे तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम के लिए कितना फराडे, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है। अगर एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा तो कैसे डिपॉजिट होगा बोलो? Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनना, तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना फराडे चार्ज चाहिए? 3 फराडे। 1 मोल का मतलब कितना ग्राम? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम में इतना फराडे, तो 9 ग्राम में कितना फराडे? 18 ग्राम में, तुरंत निकालोगे। अब एक सवाल आया था 1 ग्राम इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम में कितना फराडे, सबने गलत कर दिया क्योंकि उनको 1 ग्राम इक्विवेलेंट में 1 ही मोल लगा। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल इंटू एन फैक्टर। तो इसका कितना मोल दिया है? 1। एन फैक्टर कितना है? 3। तो अगर 1 मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 3। ध्यान दो ना, 1 मोल दिया है तो ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? 3 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट में कितना मोल हुआ? 1/3 मोल हुआ। तो अगर 1 मोल में 3 फराडे तो 1/3 मोल में 1 फराडे। सबने ये टिक किया। तो चेक कर लेना कि क्वेश्चन में 1 मोल में पूछ रहे हैं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट में पूछ रहे हैं, दोनों में अंतर है। क्या ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में कन्वर्जन आता है? सिंपली ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। तो इस तरीके से ये बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब मैं आपको एक मोलरिटी वाला क्वेश्चन समझा देता हूं कि मोलरिटी वाले क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो,
जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम थोड़ा स्पेशल करते हैं मोलरिटी के ऊपर, और दूसरा क्वेश्चन आता है थिकनेस के ऊपर। तो देखो, मान लो बोला गया कि 2 मोलर 0.5 ml निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन है। इससे अगर 96.5 एम्पियर करंट को पास किया गया 18 मिनट्स के लिए, 96.5 एम्पियर करंट पास किया कितने लिए? 18 मिनट्स के लिए, तो बताओ फाइनल मोलरिटी कितना होगा? फाइनल मोलरिटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहां पे सेम क्वेश्चन अगर मैं दूसरे तरीके से समझाऊं कि व्हेन 96.5 एम्पियर ऑफ करंट is passed for something 100 seconds by solution of silver nitrate having density kind of 10.5 gram per centimeter cube, just roughly data, then what will be the thickness of silver deposited at electrodes if area of electrode is something 2 centimeter square। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट से हमने पास किया है और यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ है तो इसकी थिकनेस कितनी होगी, इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये क्वेश्चन आता है जिसमें एरिया, डेंसिटी, ये सब दिया गया होगा। अब अमूमन इस क्वेश्चन को देख के हमें थोड़ा घबराहट हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, बट बाकी ये सिंपल है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 96.5 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 18 मिनट्स थ्रू सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट हैविंग कंसंट्रेशन 2 मोलर एंड वॉल्यूम 0.5 लीटर, 0.5 liter, then what will be the final molarity of the solution? What will be the final molarity of solution? तो सिंपली हुआ क्या है, आपके पास जो भी निकल नाइट्रेट का सोल्यूशन होगा उसमें से कुछ निकल निकल जाएगा, है ना, और कहां डिपॉजिट हो जाएगा? कैथोड पे। तो जब यहां से निकल कैथोड पे डिपॉजिट हुआ तो मोल्स कम हो गए, निकल के मोल्स कम हो गए, और निकल के मोल्स अगर कम हो गए तो जो बचे हुए मोल हैं उनसे क्या निकालो? मोलरिटी। हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहां से अगर मैं इनिशियल मोल निकालूं डिपॉजिट होने के पहले, बिफोर डिपोजिशन, अगर मैं मोल निकालना चाहूं तो मोल कितना आएगा? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी 2 है, इंटू वॉल्यूम 0.5 कितना आएगा? 1 मोल। अब कितना मोल डिपॉजिट हो गया? तो मोल्स डिपॉजिटेड कैसे निकालोगे? मोल्स डिपॉजिटेड अगर निकालना है तो फॉर्मूला लगा लो, मोल्स डिपॉजिटेड इनटू एन फैक्टर इक्वल टू क्या? IT अपॉन 96500। तो यहां से आपको मिल जाएंगे कि मोल्स कितने डिपॉजिट हुए। तो क्या आपको फाइनल मोल्स मिल जाएंगे? फाइनल मोल्स कितने मिल जाएंगे? जो भी इनिशियल मोल है माइनस उसमें से जो भी मोल डिपॉजिट हो गया, जो भी मोल क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। तो देखो निकाल सकते हैं। तो यहां से अपने को मोल्स निकालना है, तो मोल्स डिपॉजिटेड इंटू एन फैक्टर निकल का 2 इज इक्वल टू IT 96.5 इंटू 18 इंटू 60 अपॉन 96500। यहां से निकल जाए कितने मोल्स डिपॉजिट हुए। मान लेते हैं ये n है, तो क्या आपको मोल्स डिपॉजिट मिल गया? तो इनिशियल मोल गिवन है कितना? 1 माइनस कितना डिपॉजिट हो गया? n। तो कितने मोल बचे सोल्यूशन में? इनिशियल माइनस डिपॉजिटेड। ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मोलरिटी, वॉल्यूम सब आ जाएगा तो लगेगा क्या हो रहा है। बस तुम्हारा जो फॉर्मूला चल रहा था उसमें एक स्टेप ऊपर एक स्टेप नीचे कर दिया, एक और कैलकुलेशन ऐड कर दिया गया। कितने मोल्स डिपॉजिट हो रहे थे तुम तो पहले भी निकाल रहे हो। अब इनिशियल मोल कितना दिया है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से हमने मोल निकाल लिया, उसमें से डिपॉजिट कितना हो गया बेटा? n। तो कितना बचेगा? Ni माइनस n। और एक बार फाइनल मोल्स आ गए तो क्या मोलरिटी आ जाएगा? मोलरिटी क्या होगा? जो मोल्स बचे Ni माइनस n अपॉन वॉल्यूम कितना है? 0.5 ही निकल जाएगा। यहां सिंपल है, अगर डेंसिटी दे रखा है मान लो 10.5 और थिकनेस हमें निकालना है कितना होगा, और एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कैसे करना है? तो हम सबको पता है कि मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है? IT अपॉन 96500। मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर इक्वल टू IT अपॉन 96500। अगर हमें डेंसिटी दिया हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास की जगह क्या लिख सकता हूं?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस। क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस। मतलब इन शॉर्ट जहां मास है बस उसके जगह एक ही रिप्लेसमेंट करना है, वो क्या है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू IT अपॉन 96500। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा आपको, डेंसिटी या एरिया थिकनेस वॉट एवर जो भी आपको चाहिए वो मिल जाएगा। समझे? तो ये हुआ फराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है। अब इसी से मिलता जुलता फराडे सेकंड लॉ है, ध्यान दीजिए। फराडे सेकंड लॉ, इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये फराडे फर्स्ट लॉ का ही थोड़ा सा मैनिपुलेशन है। इसमें बोला गया अगर मान लो आपके सामने दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टेड हैं, क्या है, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कनेक्टेड हैं सीरीज में, किसमें, सीरीज में, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया पहले सेल से। अगर पहले सेल से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे समथिंग इतना ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ, तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे दूसरे में कितना डिपॉजिट होगा। तो आज इसलिए समझा दे रहा हूं ये, बाकी तो फराडे फर्स्ट लॉ से भी हो सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट अगर आ जाए तो आप बता सकते हो। सो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो फराडे सेकंड लॉ बोलता है इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज is passed through electrolytic cell, then gram equivalent of substance deposited, at each cell will be equal. Obviously मान लो ये सेल 1 है, ये सेल 1 है, इससे पास हुआ, ये सेल 2 है, और भी बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं। अगर सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी क्या रहेगा, सेम। सीरीज में चार्ज क्या जाता है, सेम। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज। तो इस पे जो अगर मान लो IT किया तो इस पे भी क्या जाएगा, IT। हमें फॉर्मूला क्या पता है बेटा, मोल इंटू एन फैक्टर इक्वल टू IT अपॉन 96500। ये तो क्या हो गया, सेम। तो फिर दोनों का मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस 1 या सब्सटेंस 1 एट सेल 1 इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर एट सेल 2। अब इसके क्वेश्चन से हम बहुत घबराते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं, है बहुत आसान। कैसे, एग्जाम्पल से कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन बोला इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एल्यूमिनियम सल्फेट, if electricity is passed through aluminium sulfate, then 9 gram of aluminium is deposited. 9 gram of aluminium is deposited at first cell. If same amount of electricity is passed through a water voltmeter, then what will be the volume of O2 liberated? क्या करना है आपको, मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस 1 इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस 2। अच्छा, कभी कभी हम दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तो यहाँ एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 2 लेने की जगह बहुत सारे लोगों ने 6 ले लिया था, 3 लेने की जगह 6 ले लिया था, 3 की जगह 6। क्यों, क्योंकि सर Al2SO4 है, तो तोड़ेंगे तो 2Al3+ मिलेगा, तो 2Al3+ से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसा भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर तुमने 6 एन फैक्टर लिया तो 2 एल्यूमिनियम लो, 2 मोल एल्यूमिनियम लो, अल्टीमेटली सेम ही आएगा। लेकिन इतना नहीं करना है, अपने को हमेशा 1 मोल का एन फैक्टर यूज करना है। तो बोलो यहां क्या लिख सकते हैं तुरंत, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर ऑफ O2। जिसका दिया है उसका एन फैक्टर विल बी इक्वल टू जिसका निकालना है उसका एन फैक्टर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बोलो इसका मोल कितना होगा, 9 ग्राम है तो 9/27 इंटू 3 इज इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 4। तो क्या मोल ऑफ O2 आ गया, तो मोल ऑफ O2 कितना आ गया, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 मतलब 0.25। तो क्या वॉल्यूम आ जाएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है, मोल इंटू 22.4 मतलब 5.6 लीटर। तो इस तरीके से फराडे सेकंड लॉ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे, ध्यान देना।
बस मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि गैस लिखा है कि गैसेज लिखा है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस ही हमारा नंबर ले जाएगा। क्लोरीन लिखा है कि क्लोरीन गैस लिखा है, हाइड्रोजन लिखा है कि हाइड्रोजन गैस लिखा है, ये बहुत आवश्यक बात है। मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, कैलकुलेशन सबसे मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम स्टेप में ही अपना आंसर आ जाए, और कम स्टेप में जब भी आंसर निकालने जाओगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम रिवाइज क्या कर रहे हैं, इसमें से हमें सब पता है, ऐसा नहीं कुछ नया सिखा दिया है, बट एट अ टाइम सिर्फ मेरा ध्यान, बात जो बोल रहा हूं वो सुनना है कि स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना है। आपको लगता है कि नहीं मेरा क्वेश्चन फिजिकल में जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली गलत होता है, तो स्टेप्स ज्यादा बढ़ा दीजिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ सेगमेंट नंबर 2 समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट मिलता है। अब क्या सीखेंगे?